हेलो साथियों, आप सभी लोगों का टारगेट रुस्तम पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं एक नई क्लास और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे यूपी पुलिस 2026 और यूपीएसआई 2026। यूपी पुलिस 2026 और यूपीएसआई 2026 सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेशन होगा यह। और प्राचीन इतिहास से आज हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस श्रेणी का नाम है यूपी एग्जाम सीरीज। और यूपी एग्जाम सीरीज में हम लोग यूपी पुलिस, यूपीपी और यूपीएसआई से संबंधित जितने भी जीके जीएस हैं, चाहे वह इंडियन पॉलिटी की बात हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो या फिर इंडियन हिस्ट्री हो, इन सबका हम लोग एमसीक्यू के रूप में और उसकी व्याख्या करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन होगा और उससे संबंधित कई और भी संबंधित जो प्रश्न होंगे उसको हम लोग देखते रहेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह दिया है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? रावी नदी के तट पर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदाड़ो यानी कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, तो ऐसे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर भी बताया जाएगा, आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन था पहला। देखिए दूसरा दिया है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य किस रियासत से संबंधित था। तो वर्तमान जो बंगाल राज्य है वह समुद्रगुप्त के समय किस रियासत से संबंधित था, इसका आंसर बताइए। पहला दिया है कामरूप, देवका, समताता और कीर्तिपुरा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। समताता जो है वह समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान बंगाल राज्य की रियासत से संबंधित था। कामरूप और देवका अगर पूछेगा आपसे, ये असम राज्य से संबंधित था। किससे? असम से संबंधित था। और कृतिपुरा पूछेगा यह, तो यह बन जाएगा नेपाल, नेपाल और उत्तराखंड। किससे? नेपाल और उत्तराखंड। ठीक है, ये सब आप नोट करते रहिएगा ताकि आगामी एग्जामों में अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसको कर लीजिए आराम से। ठीक है, फिर देखिए इसका सॉल्यूशन भी यही दिया हुआ है कि जो समुद्रगुप्त के शासन के काल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य समताता रियासत से संबंधित था। असम राज्य पूछेगा तो देवका और कामरूप से संबंधित था। नेपाल और उत्तराखंड पूछेगा तो कृतिपुरा से संबंधित था। समुद्रगुप्त जो है उन्होंने 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक गुप्त राजवंश के चौथे शासक के रूप में शासन पर बैठे थे, मतलब शासन किए थे। और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन थे? समुद्रगुप्त थे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि कालिदास ने अपने नाटकों को किस भाषा में लिखा है? जल्दी बताइए, कालिदास ने अपने नाटकों को किस भाषा में लिखा है? ऑप्शन दिया है हिंदी, तमिल, सिंधी, संस्कृत। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पूछा है यूपीपी आरपीबी एग्जाम 2023 वर्कशॉप स्टाफ के बारे में। ठीक है, तो देखिए कालिदास जो थे उन्होंने संस्कृत भाषा में अपने नाटकों को लिखा है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा है, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। फिर देखिए अगर दिया है कि कालिदास चौथी पांचवी शताब्दी के महान कवि और नाटककार थे जिन्होंने अपने नाटकों को किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा है। अगर नाटक देखा जाए इनका तो अभिज्ञान शकुंतलम ये भी एक नाटक था, और विक्रम वर्षियम ये भी नाटक है, और मालविकाग्निमित्रम ये भी नाटक है। ठीक है, और महाकाव्य के बारे में पूछा जाए तो रघुवंशम और कुमार संभव ये दोनों क्या है? ये दोनों कालिदास के महाकाव्य है। और खंड काव्य पूछे अगर आपसे तो मेघदूत और ऋतु संहार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा ताकि आगामी कोई भी एग्जाम हो और कालिदास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे तो कोई भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नाटक, महाकाव्य और खंड काव्य दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा है किस राजवंश के शासन काल को इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास में स्वर्ण या शास्त्री युग कहा जाता है? जल्दी बताइए। एक दिया है पार्थियन, पार्थियन युग को नहीं, तिमोर, गुप्त और कालाबा। तो इसका आंसर बनेगा गुप्त शासन को भारतीय इतिहास में स्वर्ण या शास्त्री युग कहा जाता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो समुद्रगुप्त थे
उनको भी बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो यह भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है 2023 के एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग ये सब नोट करते रहिएगा। फिर देखिए कहा है कि इसका आंसर सी सही होगा, जो हम लोग कर लिए हैं। गुप्त वंश के शासनकाल 240 ईस्वी से 550 ईस्वी को भारत का स्वर्ण या शास्त्री युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, और इनके अंतिम गुप्त शासक कौन थे? उनका नाम था विष्णुगुप्त। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो उनका नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि इत्सिंग एक चीनी यात्री था जिसने डैश शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। किस शासनकाल के दौरान? ऑप्शन दिया है हर्यक वंश, चोल वंश, गुप्त वंश और मौर्य वंश। जल्दी बताइए, चलिए कमेंट कीजिए। दिया है कि इत्सिंग एक चीनी यात्री था जिसने शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो देखिए, अगर इत्सिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो दिया है कि इत्सिंग एक चीनी यात्री था जो भारत भ्रमण पर 671 ईस्वी में आया था। कब? 671 ईस्वी में आया था। इसने 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया और इस प्रश्न में उपयुक्त विकल्प न होने की वजह से इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, निरस्त कर दिया गया। अब इत्सिंग आप कमेंट करके बताइए कि इत्सिंग जो था, इत्सिंग वह किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? जल्दी बताइए, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि इत्सिंग जो है वह किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2009 में उत्तर प्रदेश के डैश में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी। कहने का मतलब यह है कि आपसे पूछ रहा है कि कानपुर, आलमगीरपुर, झांसी और आगरा में इसमें से कौन सा ऐसा जगह है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों के बारे में खोज किया गया है? तो उसका आंसर क्या बनेगा? आलमगीरपुर। अब प्रश्न आपसे पूछता है कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आलमगीरपुर मेरठ जिले में स्थित है। किसमें? मेरठ जिले में। और किस नदी के तट पर? तो लिख लीजिएगा कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन नदी के तट पर स्थित है। समझ गए? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 2009 में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर मेरठ जनपद में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज हुई और आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग है। सबसे पूर्वी भाग है। तो फिर क्वेश्चन यही बनता है और आप इसको बताइएगा कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को देखा जाए तो ये बन गया पूर्वी भाग, ये बन गया पूर्वी भाग, ये बन गया उत्तरी भाग, ये बन गया पश्चिमी भाग, पश्चिमी, और ये बन गया आपका दक्षिणी भाग। ठीक है, ये बन गया आपका दक्षिणी भाग। आप कमेंट करके बताइए यह तो आप कहा मिलेगा? आपका जम्मू कश्मीर में मांडा जिला। देखिए, और उत्तरी पूछेगा तो यह मांडा जिला। मांडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के तट पर? चेनाब नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? चेनाब नदी के तट पर। समझ गए? पूर्वी पूछेगा तो ये तो आ गया आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। किस नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर। बाकी आप बताइए कि पश्चिमी जो इसका पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी भाग हड़प्पा सभ्यता का, वह किस जगह पर है? और दक्षिणी भाग बताना है। दक्षिणी भाग पूछेगा तो दैमाबाद में है, दैमाबाद। और दैमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। और किस नदी के तट पर? तो प्रवरा नदी के तट पर। प्रवरा नदी के तट पर। ठीक है, प्रवरा नदी के तट पर। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी भाग कहाँ स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध की पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? क्वेश्चन
जो पूछा है वो पूछा है कि जो भगवान बुद्ध थे वो पहली बार अपने 5 शिष्यों से किस स्तूप पर मिले थे। ऑप्शन दिया है कांची स्तूप, धार्मिक स्तूप, चौखंडी स्तूप, विकल्पों में से कोई नहीं। अब बताइए इसमें कौन सही होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चौखंडी स्तूप पर गौतम बुद्ध जी ने पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो देखिए गौतम बुद्ध जी है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध जी। और इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। 483 सॉरी 563 ईसा ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 563 बीसी में, 563 बीसी यानी ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। और इनका डेथ हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, 483 बीसी में। कुल 80 वर्ष की आयु तक ये जीवित थे, 80 वर्ष की आयु तक। इनका जो बचपन का नाम था वह था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। क्या नाम था बचपन का इनका? सिद्धार्थ, ठीक। इनका अगर गोत्र पूछेगा तो गौतम, गौतम इनका गोत्र था। देखिए 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो जाती है, किससे हो जाती है? यशोधरा से। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो जाती है यशोधरा से। और इनके जन्म के 7वें दिन इनके माता जी का डेथ हो जाता है, 7वें दिन के माता जी का डेथ हो जाता है। फिर इनकी जो पालन पोषण है, इनकी जो मौसी जी थी उनका नाम था महामाया प्रजापति, उनके मौसी ने इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हमारे यूट्यूब पर एक क्लास है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यदि आप चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए इसमें कहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के चौखंडी स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे। चौखंडी स्तूप एवं धार्मिक स्तूप सारनाथ वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। और आपको पता ही है कि जब गौतम बुद्ध जी को 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पहली बार इन्होंने अपने भाषण कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। कहां पर दिया था? सारनाथ में। और इसी को हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसे आप नोट करते रहिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि व्यास का प्राचीन नाम क्या है। तो देखिए व्यास का प्राचीन नाम क्या है। देखिए यदि आप वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता में कुछ नदियों का वर्णन किया गया है। और क्वेश्चन पूछता है कि जो वैदिक सभ्यता में वेदों में जो नदियों का वर्णन किया गया है वो किस नाम से किया गया था और उसका आधुनिक नाम क्या है। जैसे व्यास का प्राचीन नाम क्या था? उसका नाम था विपाशा। क्या नाम था? विपाशा नाम था। क्या नाम था? विपाशा नाम था, ठीक है। बाकी और भी है, आइए आपको दिखाते हैं एक्सप्लेनेशन इसमें। देखिए दिया है कि प्राचीन और आधुनिक नाम नदी का, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक है बीतस्ता, और बीतस्ता जो है वह झेलम नदी का प्राचीन नाम था। किस नदी का? झेलम नदी का। फिर दिया है कि आस्किनी, आस्किनी किसका था? चिनाब नदी का। किस नदी का? चिनाब नदी का, ठीक है। फिर परसुरी पूछेगा तो परसुरी किसका है? रावी नदी का। विपाशा किसका है? ब्यास नदी का। सतलुज किसका है? सतलुज नदी का। उभा किसका है? काबुल। और काबुल कहां पर है? अफगानिस्तान में। सदानीरा क्या नाम था? गंडक था। और दृष्टि का क्या नाम था? घग्घर नदी। सुवास्तु का नाम था स्वात नदी। सुषोमा और हिरण्यवाहा जो था वैसे बोलते थे सोन नदी को। किसको बोलते थे? सोन नदी को, ठीक है। और एक दिया है गोमती, गोमती का प्राचीन नाम क्या था? गोमल। क्या नाम था? गोमल। और सिंधु का प्राचीन नाम क्या नाम था? सिंध। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अस्किनी का प्राचीन नाम क्या था? नहीं, चिनाब का प्राचीन नाम क्या था? अस्किनी। रावी का परसुरी, ब्यास का विपाशा, सतलुज का सतुद्री, काबुल कुभा, और गंडक का सदानीरा, घग्घर का दृष्टि। ये सब आप नोट करते रहिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा है प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के
लेखक कौन है? एक दिया है बाणभट्ट, अभिनव गुप्त, भवभूति और दंडी। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा यूपी एग्जाम में, और इसका आंसर क्या बनेगा जल्दी बताइए। तो दिया है कि प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन देखिए, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा, देखिए प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक अभिनव गुप्त है। कौन है? अभिनव गुप्त। और यह कश्मीर के महान तांत्रिक, दार्शनिक, योगी और सौंदर्य शास्त्र के विद्वान थे। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि तंत्रलोक के लेखक कौन है? अभिनव गुप्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्कसंगता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? किसने सप्तांग, सप्तांग का मतलब होता है इसके राजनीतिक मतलब 7 अंग, तो इसका आंसर क्या बनेगा? कौटिल्य। कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं, चाणक्य, ठीक है, और कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं, और एक और नाम था याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कौटिल्य। और इनके पुस्तक का क्या नाम था? इनके पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वह राजनीति पर लिखा गया। किस पर? राजनीति पर, राजनीति पर, ठीक है, राजनीति पर। ये सब नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि कौटिल्य ने सप्तांग राजनीतिक तर्कसंगता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके 7 घटक हैं, मतलब जो राजनीतिक होगा इसमें एक होता है स्वामी होंगे, स्वामी के बाद से अमात्य मतलब मंत्री, प्रधानमंत्री, फिर जनपद, फिर दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। समझ गए? तो जो राजनीति के 7 अंग हैं उनमें से सबसे जो ऊपर रहेगा वो रहेगा स्वामी। स्वामी का मतलब होता है राजा, और अमात्य का मतलब होता है मंत्री। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए पूछा है कि मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी थी? तो मृच्छकटिका किसने लिखा जल्दी बताइए। इसका आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा शुद्धरक। क्या बनेगा? शुद्धरक ने। ठीक है, थोड़ा डाउट था मुझे। तो मृच्छकटिका का जो लेखक है वो कौन है? वह है शुद्धरक। ठीक है, कौन है? शुद्धरक। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मृच्छकटिका है, मृच्छकटिका नाटक को शुद्धरक ने लिखा था। यह प्रेम और सामाजिक संघर्ष पर आधारित एक प्रसिद्ध संस्कृत कृति है। कौन सी कृति है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है मृच्छकटिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है? तो आप इसका आंसर क्या बनेगा? नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। ठीक है, नाट्य शास्त्र लेखक कौन है? भरत मुनि। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नाट्य शास्त्र में जो हिंदी का है कि कितने रस की बात किया गया है? तो 8 रस की बात किया गया है। ठीक है, और इसमें अस्थाई भाव की बात नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया। सब नोट कर लीजिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भारतीय ग्रंथ संगीत के बारे में पूछेगा तो क्या बनेगा? नाट्य शास्त्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नाट्य शास्त्र को शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए आधारभूत कृति माना जाता है। इसकी रचना भरत मुनि ने की थी। ठीक है, टोटल कितने, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे कि नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो 35 अध्याय है। ठीक है, 35-36 अध्याय माना जाता है, तो 35 लगभग अध्याय है। फिर क्या विनय पीटक पुस्तक किससे संबंधित है? विनय पीटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो याद आएगा बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। किससे? बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। फिर देखिए, और विनय पीटक बौद्ध संघ के नियम संबंधित है। ये किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो आयुर्वेद के विज्ञान के वेद में जाना जाता है, ये बनता है चरक संहिता। किसे जाना जाता है? चरक संहिता से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये भी, चरक संहिता को। इसमें लिखे दिया है कि आचार्य चरक द्वारा रचित चरक संहिता को आयुर्वेद का विज्ञान माना जाता है। फिर क्वेश्चन कहा है कि वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। ये बन जाएगा समानता की अवधारणा से। ठीक है, समानता की अवधारणा से, मतलब वेदों में भी मानव के लिए समानता की बात कही गई है। इसके बाद समानता की बात कही गई है।
फिर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है। तो पल्लव जो राजवंश की राजधानी है वह कहाँ स्थित है। तो देखिए ये बन जाएगा कांचीपुरम में। कहाँ पर? कांचीपुरम में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए इसकी स्थापना कौन की थी। तो सिंह बिछड़ू ने की थी, ठीक है, सिंह बिछड़ू ने। फिर क्या है, प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के किस शासक की बेटी थी। तो इसका आंसर क्या बनेगा। तो इसका बनेगा चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर देखिए 17 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर ये कहा है कि प्रभावती गुप्त जो थी, प्रभावती गुप्त प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और रानी कुबेर नागा की पुत्री थी। किसकी? रानी कुबेर नागा की पुत्री थी। विवाह और शासन के बारे में देखा जाएगा तो उनका विवाह दक्कन के वाकाटक राजवंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इससे राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। संरक्षिका के रूप में भूमिका देखेंगे तो अपने पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्रों दिवाकर सेन और दामोदर सेन की संरक्षिका रिजेंट के रूप में लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। और ऐतिहासिक महत्व, वे उन गिनी चुनी प्राचीन भारतीय महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शासन संभाला और भूमिदान जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य किए। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में किया गया था। जल्दी बताइए, प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वह कौन किया था, बताना है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है उसमें कौन किए थे। ऑप्शन दिया है बौधायन, बाणभट्ट, भवभूति और हरिशेन। चलिए बताइए, इसका आंसर बनेगा हरिशेन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें देखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त किससे संबंधित है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त लगभग 335 से लेकर के 375 की विजयों और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण देने वाला एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेख है। और इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक पूछा है, इसे उनके कवि जो थे, दरबारी कवि हरिशेर द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और इलाहाबाद, अब जो प्रयागराज बन गया है, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में मुख्य बातें जान लीजिए। यह स्थान पूछेगा, यह वर्तमान में इलाहाबाद के प्रयागराज मतलब इलाहाबाद के किले में स्थित अशोक स्तंभ पर अंकित है, जिसे बाद में अकबर द्वारा कौशाम्बी से लाया गया था। कहां से? कौशाम्बी से लाया गया था। लेखक और भाषा पूछेगा अगर, तो हरिशेर द्वारा रचित यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है। और काव्य पूछेगा अगर, तो यह पद या फिर चंपू शैली में लिखी गई है। किस शैली में? तो काव्य, या फिर पूछेगा तो काव्य लिखा गया पद या फिर चंपू शैली में लिखी गई है। और मुख्य विषय पूछेगा तो इसमें समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार, उनकी सैन्य विजयों, आर्यावर्त, दक्षिणापथ और वन जातियों के खिलाफ और उनके व्यक्तिगत गुणों का महिमा मंडन किया गया है। और ऐतिहासिक महत्व देखेंगे अगर इसका, तो समुद्रगुप्त के अभियान, इसमें उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं पर विजय का उल्लेख है। और इसके साम्राज्य की सीमा भी दर्शाया गया है। इसमें इसमें लिखा गया है कि यह उनके द्वारा जीते गए नेपाल, असम, बंगाल के सीमावर्ती प्रदेशों, पंजाब तक के साम्राज्य की जानकारी देता है। और गुप्त वंश की वंशावली बारे में अगर देखा जाए तो यह समुद्रगुप्त के माता पिता चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का उल्लेख करता है। और अन्य नाम पूछेगा तो इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी भी आपसे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बस आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मथुरा के पास
मथुरा के पास एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई है? ऑप्शन है गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य और चोल साम्राज्य। तो जब भी मथुरा की बात की जाती है तो यहाँ पर कुषाण वंश के शासकों ने शासन किया है। किस वंश के? कुषाण वंश के शासक ने। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर दिया है कि फिर देखिए कहा है कि मथुरा के पास मठ नामक स्थान पर एक देवकुल, कौन? देवकुल मंदिर या अभ्यारण्य की खुदाई के दौरान कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों में कुषाण सम्राट कनिष्क की प्रसिद्ध शिरोविहीन प्रतिमा और राजा विम कडफिसेस की मूर्तियां प्रमुख है। इतिहासकारों के अनुसार ये मूर्तियां दर्शाती हैं कि कुषाण शासक स्वयं को देवपुत्र या देवी मानते थे, मतलब खुद को देवता का पुत्र या फिर देवी मानते थे। लोग कौन? कुषाण वंश के शासक। जब भी देखिए क्वेश्चन पूछेगा कुषाण से तो यह मथुरा से संबंधित है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मथुरा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो इसका तो आंसर जानते ही होंगे आप लोग। जो प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? देखिए बौद्ध धर्म से मिलता है, और बौद्ध धर्म में देखेंगे तो अंगुत्तर निकाय पुस्तक से मिलता है। ठीक, ग्रंथ से, अंगुत्तर निकाय से। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो जैन धर्म का एक पुस्तक है जो बोलते हैं भगवती सूत्र। क्या बोलते हैं? भगवती सूत्र। इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। फिर प्रश्न पूछता है कि कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद स्थित हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत में कितने महाजनपद स्थित हैं? तो एक, और उसका भी नाम है असमक। असमक जो महाजनपद है वह दक्षिण भारत में स्थित था। कहाँ स्थित था? दक्षिण भारत में। ठीक है, ये सब नोट करते रहिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए इसमें दिया है कि महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन भारत के 16 बड़े और शक्तिशाली राज्य या गणराज्य थे जो उत्तर पश्चिम से बिहार तक फैले थे। यह काल अंगुत्तर निकाय यानी कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार राजतंत्र और गणतंत्र व्यवस्था का मिश्रण था। सबसे शक्तिशाली मगध था। सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था? मगध। अन्य प्रमुख जनपदों में काशी, कौशल, वत्स, अवंती, कुरु, पंचाल शामिल थे जो अपनी किलेबंद राजधानी के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो पूछेगा कि 16 महाजनपद में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद नाम बताइए, तो उसका नाम है मगध। ठीक है, मगध। फिर देखिए अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना है कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद इस प्रकार है। पहला है मगध, राजधानी है राजगीर, पाटलिपुत्र भी क्वेश्चन पूछता है राजधानी के बारे में। ठीक है, दूसरा है अंग, अंग की राजधानी है चंपा। काशी, काशी का है वाराणसी। कौशल, श्रावस्ती या फिर इसे बोलते हैं अयोध्या। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। वज्जी, वज्जी का कहां पर है? वैशाली। मल मतलब कुशीनगर या फिर पावा। चीरी का पूछेगा तो शक्तिमती। कुरु का पूछेगा तो इंद्रप्रस्थ। यही प्रश्न पूछता है कि जो इंद्रप्रस्थ है यह मेरठ और दिल्ली से संबंधित है। मेरठ प्लस दिल्ली, मेरठ से लेकर दिल्ली तक। ठीक है, पांचाली पूछेगा तो काम्पिली या फिर अहिछत्र बोलते हैं। और मत्स्य पूछेगा तो इसकी जो कैपिटल था वो विराटनगर था। सूरसेन मथुरा। असमक ये पोटन पोली, पोटन या फिर पोली आता है। अवंती पूछेगा तो उज्जैन या माहिष्मती। और गांधार पूछेगा तो तक्षशिला से संबंधित है राजधानी उसकी। और कंबोज पूछेगा तो हाटक या फिर राजपुर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 8 ऐसे महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, और उसके नाम आप नोट कर लीजिएगा कि पहला तो आ जाएगा आपका काशी उत्तर प्रदेश में, कौशल उत्तर प्रदेश में, वत्स उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मल उत्तर प्रदेश में, कुरु भी आ जाएगा उत्तर प्रदेश में, और देखिए सूरसेन उत्तर प्रदेश में। ये सब आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो 8 ऐसे महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसकी मुख्य विशेषता जान लीजिए कि उदय का जो काल था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उत्तर वैदिक काल के बाद से महाजनपद का उदय होता है। प्रशासन के बारे में यदि चर्चा करेंगे तो महाजनपद 2 तरह के थे। एक था राजतंत्र जहां राजा का शासन था, और एक था गणतंत्र या फिर संघ जहां समूह का शासन था।
जिसमें वैशाली की लिच्छवियों का पहला गणतंत्र माना जाता है, ठीक है, जहां पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। लोहे का उपयोग, इस युग में लोहे का व्यापक उपयोग से खेती में वृद्धि हुई, बड़े साम्राज्यों का विकास हुआ। और शहरीकरण के बारे में चर्चा करेंगे अगर, तो यह भारत का दूसरा नगरीकरण काल था, जहां किलेबंद राजधानियां बसाई गई, धार्मिक आंदोलन भी हुए, और इस समय बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। और शक्ति का केंद्र पूछेगा तो अंततः मगध, अवंती, वत्स, कौशल सबसे शक्तिशाली बने। इसमें मगध ने सबको पीछे छोड़ दिया, यानी सबसे शक्तिशाली था वह मगध था, ठीक है। बाकी अब मैप है, आप लोग इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, यही यहीं पर दिया है अस्मक, और अस्मक यहाँ पर सबसे जो दक्षिणी हिस्सा है महाजनपद का वो है अस्मक, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को बसंत त्योहार भी कहा जाता है, जल्दी आप आंसर बताइए। किस त्योहार को बसंत त्योहार के नाम से भी जाना जाता है? दिया है होली, महाशिवरात्रि जो बीत गया अभी, तो महाशिवरात्रि, आयुध पूजा और दिवाली। तो इसका आंसर बन जाएगा होली। होली, ठीक है, होली को बसंत त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा यूपीएसआई 2021 में। और भी उत्तर प्रदेश के जो त्योहारें हैं, जो प्रमुख महोत्सव हैं, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक और क्षेत्रीय महोत्सव, ठीक है। तो आप देखिए इसमें, देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक और क्षेत्रीय महोत्सव, तो ताज महोत्सव क्वेश्चन कई बार पूछा है। ये ताज महोत्सव है, यह कहाँ मनाया जाता है? यह आगरा मनाया जाता है। कहाँ पर? आगरा में। और इसमें शिल्प और कला का संगम दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो फरवरी महीने में मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा लखनऊ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह लखनऊ में मनाया जाता है, और यहाँ पर अवध की संस्कृति और तहजीब का प्रदर्शन किया जाता है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? कई बार क्वेश्चन पूछा है, नोट कर लीजिएगा कि लठमार होली बरसाना और मथुरा में मनाया जाता है, और यहाँ पर वज्र की अनूठी होली मनाई जाती है। गंगा महोत्सव पूछेगा तो वाराणसी मनाई जाती है, गंगा घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। अयोध्या दीपोत्सव पूछेगा अगर आपसे, ये कहाँ मनाई जाती है? अयोध्या में सरयू नदी तट पर विशाल दीपक उत्सव को लेकर के, ठीक है। कबीर उत्सव पूछे या फिर मेला पूछेगा तो ये मगहर में, मगहर कहाँ पर है? संत कबीर नगर में, और यहाँ पर कबीर की या स्मृति में मनाई जाती है। और हरिदास जयंती पूछेगा अगर आपसे, हरिदास जयंती ये कहाँ मनाया जाता है? वृंदावन में शास्त्रीय संगीत और नृत्य समारोह किया जाता है। और कजली महोत्सव पूछे या कजरी महोत्सव पूछेगा, ये कहाँ मनाया जाता है? महोबा में, यह सांस्कृतिक और लोक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा त्रिवेणी या फिर प्रयाग महोत्सव पूछेगा तो कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज में, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और इसको आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी देखिए वो तो था सांस्कृतिक महोत्सव, और यह है क्षेत्रीय महोत्सव, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से भी, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा इसको भी। देखिए इसमें दिया है कि कुंभ मेला ये कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज में, और यह स्थानीय मेला है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, कहाँ पर? कुंभ मेले में। बटेश्वर मेला कई बार क्वेश्चन पूछा है, बटेश्वर मेला कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। यहाँ पर ऊंटों का मेला और धार्मिक आयोजन किया जाता है। नौचंदी मेला पूछेगा आपसे, नौचंदी मेला ये कहाँ मनाया जाता है? मेरठ में, और यह सांप्रदायिक व सौहार्द का प्रतीक है। और गढ़ मुक्तेश्वर पूछेगा तब, यह कहाँ मनाया जाता है? हापुड़ में। हापुड़ में क्या होता है? गंगा स्नान मेला लगता है। और शहीद मेला पूछेगा तो मैनपुरी में, यह स्वतंत्रता सेनानियों की याद में। और राम नगरिया मेला पूछेगा तो फर्रुखाबाद में, और यह गंगा घाट पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो आप इस सबको नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, जितने भी एग्जाम होंगे आगामी देखिएगा इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा जैसे पांच पांच आस्था के स्तंभ को स्वीकार किया जाता है, जिसमें रोजा, नमाज और हज करना और जकात देना, ये सब आता है, ठीक है। तो 5 आस्था के स्तंभ माने जाते हैं इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म का उदय कहाँ से हुआ था? तो अरब से हुआ था, ठीक है, मक्का से। आप इसको नोट कर लीजिएगा।
देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा 5 आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। ये पहला है तौहीद। तौहीद का मतलब होता है कलमा पढ़ना, नमाज मतलब अदा करना, रोजा रखना, जकात अदा करना और हज करना। ठीक है, हज करना। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है, ये तो आप पता होगा कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है वो है मोहम्मद साहब है। ठीक है, कौन है? मोहम्मद साहब। फिर देखिए कहा है कि भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया? जल्दी बताइए, भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? सब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1813 में, 1857 में, 1853 में, 1833 में। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 में। 1853 में किसके शासनकाल में? उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो थोड़ा आप इसको पढ़ते रहिएगा। फिर देखिए इसके बाद थोड़ा पढ़ लीजिए कि जो पहला भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। यह ऐतिहासिक ट्रेन बोरीबंदर यानी कि बॉम्बे या मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चली गई थी, जिसे 1 घंटा 15 मिनट में पूरा किया था। कितने टाइम में? 1 घंटे 15 मिनट में पूरा किया था। दूरी और स्थान पूछेगा तो मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चला था। समय पूछ रहा है आपसे, तो समय दिया 3:35 पर 21 तोपों की सलामी के साथ इस ट्रेन को चलाया गया था। इंजन पूछेगा, इसमें साहिब, सुल्तान और सिंध नामक 3 भाप के इंजन का उपयोग किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है इंजन के बारे में। ठीक है, यात्री पूछेगा तो इस पहली ट्रेन में 14 डिब्बे थे और लगभग 400 यात्री सवार थे। 400 यात्री। यह शुरुआत भारत तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी और 16 अप्रैल को भारत में भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उम्मीद है कि अब से आप लोगों का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार भारत में ट्रेन कब चला गया था, ठीक है, तो कब चला गया था, कितना टाइम लगा, कितने लोग बैठे थे, कितने बोगी थे उसमें, ये सब क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा है, नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोज किया गया था? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा। इसका आंसर क्या बनेगा? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो कहा है कि नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी स्थल पर खोजी गई और सिंधु घाटी के कलाकार धातु पिघलाना और धातुओं के संयोग से मिश्रित धातु बनाना जानते थे। यही प्रश्न पूछता है, कई बार आप नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए, मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और है। जल्दी बताइए, मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार है। एक है दिया ऑप्शन है बुद्ध चरित, महाभारत, पंचतंत्र और अर्थशास्त्र। एक रामायण है जिसमें आपको नैतिकता के बारे में बताया जाता है। दूसरा क्या है? महाभारत। क्या है? महाभारत। महाभारत। ठीक है, कौन सा है? महाभारत। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो दिया है कि रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य है। रामायण की जो रचना है वो महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा किया गया था और महाभारत रचना कौन किए थे? वेद व्यास द्वारा रचित किया गया था। महाभारत में वर्तमान में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, इसलिए इसे सतशास्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। फिर कहा कि भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक से संबंधित है। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और दिया है चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त। इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। स्कंदगुप्त से संबंधित है। किस संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो दिया है कि भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। इस स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति है और इसमें स्कंदगुप्त की वंशावली और हुड़ से हुए युद्ध का विवरण मिलता है। ठीक है, और देखिए इसके बारे में विस्तार से देखिए। तो कहा है कि स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ शिलालेख उत्तर प्रदेश के सैदपुर के पास स्थित भितारी गांव में खोजा गया था और यह गुप्त साम्राज्य जो संस्कृत में गोप और पाली में गुप्त के शासक स्कंदगुप्त लगभग 455
से लेकर के 467 ईस्वी के शासनकाल का है। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया। क्वेश्चन पूछता है किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसकी ऊंचाई पूछेगा तो 15 फीट इसकी ऊंचाई, देखिए यहाँ पर दिया हुआ ना 15 फीट इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति है। टोटल लंबाई कितनी है, 15 फीट, ठीक है। और स्कंद गुप्त की भीतरी शिलालेख स्तंभ से लिखा हुआ है, जो अभी तक पढ़ा गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र का पुत्र था, किसका पुत्र था, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन है पुष्यमित्र का, कनिष्क का, बिंदुसार का और अशोक का। तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र का वह लड़का था। कौन, अग्निमित्र, ठीक है। अग्निमित्र किसका लड़का था, पुष्यमित्र का। देखिए दिया ना कि अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। यह कालिदास की प्रथम नाट्य कृति थी। फिर देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की शाक्य पद्धति के संस्थापक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन है गौतम, बद्रयायन, पतंजलि, कपिल ऋषि। जल्दी बताइए। तो अगर शाक्य दर्शन का पूछेगा इसका आंसर क्या बनेगा, कपिल ऋषि। अगर योग दर्शन का पूछता, योग दर्शन का, तब कौन आ जाता, पतंजलि। अगर न्याय दर्शन का पूछता तो क्या बन जाता है, गौतम, ठीक है। आइए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए। देखिए दिया है कि प्राचीन भारतीय दर्शन इंडियन फिलोसफी वेदों और उपनिषदों पर आधारित ज्ञान की एक समृद्ध परंपरा है, जो आत्मा, परमात्मा, कर्म, मोक्ष की खोज करती है, ठीक है। और दिया है कि यह मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। एक है आस्तिक, जो वेदों को मानने वाले जैसे सठ दर्शन, और नास्तिक, वेदों को न मानने वाले जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चारवाक। ये लोग वेद में विश्वास नहीं करते थे। फिर देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख वर्ग के बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए। तो षड दर्शन, इसको आस्तिक कहते हैं। आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर पर और वेदों पर विश्वास करे। इसमें 6 दर्शन था। पहला देखिए शाक्य दर्शन पूछेगा, ये बन जाएंगे कपिल मुनि बन जाएंगे, ठीक है। और इसे प्राचीनतम दर्शन माना जाता है, जो प्रकृति और पुरुष के दैत्य पर आधारित है। एक है योग दर्शन, ये पतंजलि से संबंधित है, मन और शरीर के नियंत्रण के माध्यम से समाधि की प्राप्ति पर जोर देता है। एक है न्याय, न्याय के संबंधित है गौतम से, यह तर्क, प्रमाण और ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। एक है वैशेषिक, यह कला से संबंधित है, यह परमाणुवाद का प्रतिपादन करता है, जो सृष्टि के भौतिक तत्वों की व्याख्या करता है। और एक है मीमांसा, और मीमांसा किसका है, जैमिनी का, यह वेदों के कर्मकांड और एगो पर विशेष बल देता है। तो ये जो 60 दर्शन है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब दो बच गया नास्तिक दर्शन, इसे अपरंपरागत दर्शन कहते हैं। पहला बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित जो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर जोर देता है। जैन दर्शन महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित जो अहिंसा, सत्यवाद के सिद्धांत पर जोर देता है। और चारवाक दर्शन या भौतिकवादी दर्शन है, जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह है कि हड़प्पा में गढ़ी जगह किसके लिए मानी जाती है। तो दिया है कि वहां पर उच्च वर्ग के लोग बसते थे, वहां पुस्तक रखी जाती थी, वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, वहां निचले वर्ग लोग बसते थे। तो जब हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी पूछ लिया किया जाएगा, वहां पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे। कौन, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। फिर देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र नगर के पश्चिमी भाग में स्थित ऊंचाई पर बना एक किलेबंद क्षेत्र था, जहां संभवतः शासक, पुरोहित और उच्च वर्ग के लोग रहते थे। यह क्षेत्र आम नागरिकों के लिए रिहायशी इलाके निचला नगर से अलग और सुरक्षित था। इसमें प्रशासनिक भवन, बड़े अन्नागार और अनुष्ठानिक संरचनाएं होती थी। स्थान पूछेगा तो यह नगर के पश्चिमी हिस्से में ऊंचे टीले पर निर्मित होता था। निवासी पूछेगा तो यहाँ शासक व प्रशासनिक अधिकारी निवास करते थे। विशेषताएं पूछा तो यह क्षेत्र चारों ओर से दीवार से घिरा होता था। इसे सामान्य नगर निचले शहर से सुरक्षित और अलग बनाता था। उदाहरण पूछेगा तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार इसी दुर्ग क्षेत्र का हिस्सा था। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तब नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यह है आज का लास्ट प्रश्न।
वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है? व्रीहि शब्द का ऑप्शन दिया है गेहूं, मक्का, जौ और चावल। देखिए अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो व्रीहि शब्द का इस्तेमाल किया गया था किसके लिए? चावल के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किसके लिए? चावल के। देखिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है यार, ठीक है। तो देखिए दिया है कि वैदिक काल में व्रीहि चावल यानी धान के लिए प्रयोग किया जाता था। और जौ का पूछेगा तो जौ के लिए यौ का, गेहूं को गोधूम शब्द का प्रयोग होता था, ठीक है। तो सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। और